अनिल जैन साहब, आपके पास आ रहा हूं। एक बात किसी ने, मेरे दर्शक ने कही है, और शायद वो ऐसी है कि बिल्कुल बुल साई नहीं होता है। उसका कहना है कि भाई मीडिया में सबसे ज्यादा अपर कास्ट है, और गोदी मीडिया में उसमें भी भरे हुए हैं। तो इस देश को जब देश में बात आ रही है, तो क्यों नहीं ये जो सो कॉल्ड हम लोग भाई रक्षक है, मेरिट ज्यादा है अपर कास्ट के पास, ये जब देश की बात आई है तो कहां रह गए हैं ये सब गोदी मीडिया वाले? कौन सा इन्होंने ऐसा काम कर दिया कि हम और आप इसको देख के प्रसन्न हो जाएं कि भाई भाई देखो मेरिट कितनी अच्छी थी, ये सब। ये बात किसी ने मर्म की बात कही है। और मैं एक बात आपसे अनिल जी इसलिए कहूंगा कि वो बात हम लोगों को, हमें लगता है कि बार बार बोलनी चाहिए। दो उदाहरण मैं दे रहा हूं। हेम एक समय आया जब ईडी और इनका दबाव पड़ा, तो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया जी थे, राजा साहब के लड़के। राजा साहब थे भाई। राजा साहब के लड़के को जरा भी देर नहीं लगी अपने को घुटने टेकने में। और एक सामने आया है हेमंत सोरेन का, और मैं बार बार इस बात को इसलिए रेखांकित करता हूं कि हेमंत सोरेन हैज एवरीथिंग टू अर्न। उनके पास उनकी ताकत रहती, उनका पैसा रहता, उनका दबदबा रहता, उनका सब कुछ रहता। बीजेपी यही तो कह रही थी ना कि इनके साथ इलेक्शन मत लड़ो, मत आओ हमारे साथ, सामाजिक रूप से रहो अकेले, बना दो कोई बहाना कि जो शेड्यूल ट्राइब है इनको बराबर का हिस्सा इंडिया अलायंस में नहीं दिया जा रहा है। कांग्रेस जो है ये, वो सिर्फ उनकी लास्ट में डिमांड ये थी कि आप एनडीए के साथ आने की जरूरत नहीं, आप अकेले लड़ लीजिए। लेकिन जब मौका आता है इस देश को बचाने का, तो हरदम ये जनजातियां, शेड्यूल कास्ट, इन्हीं के जिम्मे ये सारे काम आ जाते हैं। मैंने अपर कास्ट को इस तरह से नहीं देखा है कि जब मौके की बात आई है तो कौन कितना खरा उतरा है। क्योंकि हेमंत सोरेन को हम सब लोगों को बार बार इसलिए याद दिलाना है कि ये हेमंत सोरेन हो और इस तरह के तमाम लोग हो, उन्होंने जब देश की बात आई है तो उन्होंने जरूर इस देश के लिए खड़े होने का काम किया है। तो जरा ये जो 50% की बात है कि 50% कैसे हो जाएगा, अरे भाई अगर कॉन्स्टिट्यूशन से आप 370 हटा सकते हैं तो 50%, 22% भी हटा सकते हैं, 30% भी हटा सकते हैं। जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। मैं थोड़ा इस पे भी आपसे एक वक्तव्य ले लूं। हाँ आनंद जी, देखिए ये जो बात हो रही है ये शासन और प्रशासन में भागीदारी की बात हो रही है। और देश में जैसा अरुण जी ने बताया कि 144 करोड़ 60 लाख नागरिक हैं हमारे देश में, और जो सरकारी नौकरियां हैं वो तो 1.5 करोड़ भी नहीं है, 1.5 करोड़ से भी कम है। तो कहने का मतलब ये है कि 1% लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा सरकारी नौकरी हो सकती है, इससे ज्यादा के लिए तो हो ही नहीं सकती। 99% को तो दूसरी जगह काम करना पड़ेगा। लेकिन इसमें पहलू जो है वो, एक पहलू तो ये है कि जब शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी को शासन और प्रशासन में बराबर की भागीदारी मिलेगी तो उसको लगता है कि ये मेरा देश है और उसके शासन और प्रशासन में मेरी हिस्सेदारी है। अदरवाइज ऐसे लगेगा जैसे पहले अंग्रेज राज कर रहे थे, भारतीय नहीं होते थे शासन और प्रशासन में, तो उनको लगता था कि हम गुलाम हैं। तो एक तो ये भागीदारी का सवाल है। दूसरा इसमें जो सवाल है वो ये है कि एक देश है, जैसे हमारा एक घर है, मान लीजिए, मैं एक छोटा उदाहरण देता हूँ। घर में कोई बीमार हो जाता है, उसको सपोज ट्यूबरकुलोसिस हो गई, तो वो काम नहीं करता, वो रेस्ट करता है, उसको दवाई पे भी खर्चा होता है, उसको हम खुराक भी अच्छी देते हैं ताकि वो भी हमारे बराबर आ सके। तो देश अगर एक है और एक परिवार है, या आप इसको एक भवन का रूप मान लें जिसमें बहुत सारी ईंटें लगी हुई हैं, अगर इसकी कुछ ईंटें जो है वो कमजोर होंगी तो ये भवन कभी भी धरधरा करके गिर जाएगा, इसके स्तंभ गिर जाएंगे। तो अगर देश को मजबूत करना है तो इसके एक एक नागरिक को मुख्य धारा में लाना पड़ेगा। और मैं ये देखता हूं कि खास तौर पे जो आरक्षण ओबीसी को मिला 1990 में वीपी सिंह साहब की जब सरकार थी, और उसके बाद मैंने देखा जब मनमोहन सिंह जी की सरकार में, जब अर्जुन सिंह जी जो एचआरडी मिनिस्टर थे, उन्होंने शिक्षा में दिया, तो जिन लोगों से, जिन ओबीसी के संपर्क में मैं रहता हूं, मेरे को लगा कि उनके जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। और वो लोग जो अच्छे कॉलेजों में कभी नहीं जाते थे, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के, वो जाने शुरू हुए, और आज उनमें से कई जो है ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे हैं, या ऑक्सफोर्ड में पढ़ करके वो अमेरिका में जॉब कर रहे हैं, या इंडिया में अच्छा काम कर रहे हैं, वापस आके स्टार्टअप खोल रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं।
तो कहने का मतलब ये है कि हमारी अगर 144 करोड़ की आबादी है और हम ये कहते हैं कि हमारे को आबादी की वजह से एक एज है पूरी दुनिया में, उसका हमें डिविडेंड मिलना चाहिए। तो वो डिविडेंड तो तभी मिलेगा ना जब आपकी पूरी आबादी जो है वो स्किल्ड होगी, एजुकेटेड होगी, उसका जो पोटेंशियल, जो बेस्ट पोटेंशियल है, हम उसको ऊपर लेकर के आएंगे। अगर एक आदमी में इंजीनियर बनने की काबिलियत है बहुत अच्छी, लेकिन उसको अवसर नहीं मिलता, तो गांव में पढ़ रहा है और उसके बाद उसको स्कूल भी नहीं है। अगर वो आ जाता, अब जैसे हमारे राष्ट्रपति जी हुए हैं, वो कितने बड़े साइंटिस्ट हुए, अगर उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, वो वहीं गांव में पड़े रहते, तो इतना बड़ा देश में योगदान नहीं दे सकते थे। तो अगर देश को मजबूत बनाना है तो इसमें 144 करोड़ लोगों को मुख्य धारा में लाके उनमें जो भी पोटेंशियल है, जो उनकी काबिलियत है, उसको पूरा पॉलिश करके, उनकी स्किल्स डेवलप करके जब उनका योगदान होगा, तभी ये देश महान बनेगा। एक मोटी बात तो इसके पीछे ये है। दूसरी चीज ये है कि हम किस घर में और किस माहौल में रहते हैं, इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे अर्बनाइजेशन है। अब मैं अगर अपने परिवार की बात करूं तो मेरे चाचा, मेरे फादर दिल्ली आ गए बहुत पहले 1955-56 में, और मेरे ताऊजी का परिवार गांव में रह गया, उनको नहीं था आना इधर किसी कारण से। तो अब मैं देखता हूँ 3 पीढ़ी बाद के उनके परिवार में और हमारे परिवार में काफी फर्क है। कहने को ऐसा है कि मैं ज्यादा एजुकेटेड हूँ, इकोनॉमिकली बेटर हूँ, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि वो लोग हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। ऐसी बात नहीं कि वो इंटेलिजेंट नहीं है, मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट है मेरे कजन ब्रदर्स, और ज्यादा मेहनती भी हैं, लेकिन क्योंकि गांव में वो अपॉर्चुनिटीज नहीं है इसलिए वो पीछे रह गए। तो कई कारण होते हैं इसके। तो देश में जो ये बात कर रहे हैं राहुल जी की, कि सबको अपना एक, जिसको कहते हैं कि एक फीलिंग आए कि भाई इस देश में हमारी भागीदारी है, शासन और प्रशासन में भी। कोई ऐसा नहीं है देश में 99% जब बड़े बड़े जॉब्स और ये व्यापार और ये तो पूरे उसको सबको मिल ही रहे हैं, उसमें तो कोई आरक्षण है ही नहीं। तो ये एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जिसको कहते हैं, एक सेंस ऑफ ब्रदरहुड, वो हमारे देश में आनी बहुत जरूरी है। अब मोदी जी की बात करते हैं, तो मोदी जी इसको सिर्फ अपने, जिसको कहते हैं कि स्वार्थ के लिए, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं। 2013 में उन्होंने एक भाषण दिया था पटना में, धनंजय जी को याद होगा। मतलब कितना ब्लैटेंट चलते हैं और कितना, मतलब वो उसमें किस हद तक जाते हैं, मैं उसका उदाहरण दे रहा हूं आपको। और वहां जाके पटना में, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी बिहार में यादव की रहती है, वो खुल्लम खुल्ला अपने भाषण में गांधी मैदान के कहते हैं कि मैं बिहार और यादव के यदुवंशियों को यहाँ कहने आया हूं कि मैं गुजरात की द्वारका की धरती से आया हूं जहां श्री कृष्ण जी थे, हम आपका पूरा ध्यान रखेंगे। मतलब मैंने इस स्तर का इतना बड़ा नेता एक पर्टिकुलर कास्ट को एड्रेस करते हुए, इस तरह की बात करते हुए कभी नहीं देखा। और उसके बाद वो भूल जाते हैं कौन यादव कौन ओबीसी। मणिशंकर अय्यर जी कुछ कह देते हैं तो ये अपने आप को बहुत बड़ा वो बना देते हैं कि भाई देखो ऊंच नीच की बात कर रहे हैं। कल खुद पार्लियामेंट में मोदी जी ने ये कहा है मैं सबसे बड़ा ओबीसी हूं। आप जब ऊंच नीच की बात करते नहीं थे, छोटे बड़े की बात करते ही नहीं हो, तो आप किस मुंह से कह रहे हो कि मैं सबसे बड़ा ओबीसी हूं इस देश में? 27 जैसे अरुण जी ने कहा कि हमने मंत्री बना दिए, तब आप कहते हैं ओबीसी है। राष्ट्रपति हमने दलित बना दिया, राष्ट्रपति हमने एक आदिवासी बना दिया, उपराष्ट्रपति एक ओबीसी हमने बना दिया एक। तो ये सारी बातें जब आपको सुविधाजनक है तब आप करते हैं, लेकिन जब बात जाति जनगणना की आती है तब आप कहते हैं जाति तो होती नहीं इस देश में, तो गरीब और अमीर दो ही जाति होती है बस, इसके अलावा कुछ होता नहीं है। तो आनंद जी बेसिकली ना तो ये ओबीसी का दिल से भला चाहते हैं, ना दलित का, ना आदिवासी का, और ना ही जनरल कास्ट का। जनरल कास्ट के कई लोगों को लगता है कि शायद मोदी जी हमारी तरफ की बात कर रहे हैं। ये चंद मुट्ठी भर जो पूंजीपति हैं इस देश के, जो अदानी अंबानी टाइप के हैं, ये सिर्फ उनके लिए काम करते हैं। और फिर इनको ये, जिसको कहते हैं ना, एक कुचक्र बना हुआ है, विशियस साइकिल है। वो फिर उनके जो मीडिया के जो चैनल्स हैं वो इनकी तारीफ करते हैं और उससे ये सत्ता में बने रहते हैं। तो ये एक कुचक्र का पार्ट है, इनको कोई लेना देना नहीं। और मैंने कल देखा राहुल जी को, जब वो आदिवासी बिल्कुल जिनका शरीर बिल्कुल 80 पंजर की तरह था, वो साइकिल पे कोयला ले जा रहे थे और उनको राहुल जी ने रुक करके उनकी सारी वेदना को सुना, तो जो उनके चेहरे के ऊपर जिस तरह का एक तरह भाव था और एक आक्रोश भी था उस अन्याय के प्रति, वो भी उनके चेहरे पे झलक रहा था। तो वो एक अलग चीज की बात है।
अब हो सकता है मोदी जी राजनीति में ज्यादा कामयाब होते हो, चुनाव जीतना उनको आता हो, लटके झटके चुनावी आते हो, लेकिन राहुल गांधी जो है वो इस वेदना को अच्छे ढंग से समझ करके, एक जो मानवीय संवेदना होती है उसको एक्सप्रेस करते हैं कि इन लोगों के साथ न्याय होना चाहिए। और अपनी यात्रा का नाम भी उन्होंने न्याय यात्रा रखा है कि इस देश के सारे जो 144 करोड़ 60 लाख लोग हैं, उनके साथ राजनीतिक न्याय हो, उनके साथ आर्थिक न्याय हो, उनके साथ सामाजिक न्याय हो, इसी बात को लेकर के वो चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो राजनीति से ऊपर उठ करके इन बातों को करते हैं, जब ये बात करते हैं कि इनको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और मेरा एक तो बार जैसे एक, मैं तो किसी पॉलिटिकल पार्टी में हूं नहीं, तो जैसे कुछ पत्रकार मिलते हैं, मेरे को 2-3 बार उनसे मिलना हुआ, मैंने राहुल जी से डायरेक्ट बात करके कुछ चीजों पे पूछा, तो हमारे एक साथी ने राहुल गांधी को कहा कि देखिए जी, आप इस तरह का काम कर देंगे तो इससे आपका बड़ा नाम हो जाएगा, आप ये काम को कीजिएगा। तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, राहुल गांधी का जो रिएक्शन था वो बिल्कुल डिफरेंट था। बोले देखो भैया, ऐसा है, मेरे को जो मेरी अंतरात्मा को काम अच्छा लगता है मैं वो करता हूं और वही कहता हूं। मेरा कल को नाम होगा या नहीं होगा इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। और यही बात मैंने अपनी दादी से एक बार पूछी थी, इंदिरा गांधी जी से, तो उन्होंने भी ये कहा था कि काम वो करना चाहिए जिसको आपकी अंतरात्मा जिसको गवाही दे, जिसका समर्थन करे। और आपने देखा आनंद जी के एक तरफ तो सत्ता के लिए आप देख रहे हैं कि एक पार्टी ने चंडीगढ़ में किस तरह का जिसको कहते हैं राजनीति पे, लोकतंत्र पे धब्बा लगाया है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी एक ऐसा व्यक्ति है जिसको 2009 में मनमोहन सिंह जी ने खुद कहा था कि आप प्रधानमंत्री बन जाइए। अगर उनको सत्ता की इतनी हवस होती और प्रधानमंत्री बनने का इतना शौक होता, जैसे आप एक मेयर का भी नहीं चंडीगढ़ का छोड़ने को तैयार ईमानदारी से, तो वो ले लेते, प्रधानमंत्री बन जाते हैं। तो इस समय एक टोटल इस देश में कंट्रास्ट है। एक तरफ एक व्यक्ति है जो बिल्कुल घोर जिसको कहते हैं पॉलिटिकल है, उसको हर कीमत पे सत्ता चाहिए, और दूसरा जो व्यक्ति है वो न्याय की बात कर रहा है और न्याय की अलग जगा रहा है। और ये जिस तरह से 50% आरक्षण, क्योंकि उनको लगता है कि ये न्याय की बात है कि ये सीमा टूटनी चाहिए। भाई आपने जब ईडब्ल्यूएस का आरक्षण किया तो भी तो सीमा टूटी है, 50 का 60% हो गया। अगर वो और 5-10% ऊपर जाता है और लोगों को न्याय मिलता है और लोग मुख्य धारा में शामिल होते हैं तो उसमें क्या बुराई है। लेकिन मोदी जी ओबीसी के नाम पे तमाम तरह के चुनाव जीतने के हथकंडे अपनाएंगे, लेकिन एक जिसको कहते हैं ना एक्सरे, कि इस देश में कितने ओबीसी हैं, उनकी क्या आर्थिक स्थिति है, ये नहीं पता लगाएंगे। और बिहार में आपने ठीक कहा कि आरजेडी के समर्थन से जो सरकार चली, उस सरकार ने जो सर्वेक्षण कराया उसमें पता लगा कि भाई इतने ओबीसी हैं, 60 या 63% ओबीसी हैं। उसके अलावा उनको ये भी पता लगा कि एक अपर कास्ट में भी 20 या 25% आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, गरीब हैं। और आरक्षण के साथ साथ उन्होंने कि सभी गरीबों को, सभी आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 2 लाख रुपया दिया जाएगा ताकि अपना वो कोई कारोबार कर सके। तो ये सरकारों के काम होते हैं। सरकारों का काम ये नहीं होता कि जो पहले ही पूंजीपति है, और जैसे कि ऑक्सफोम की रिपोर्ट भी बताती है कि 1% लोगों के पास हमारे देश की 73% पूंजी है। तो आप पूंजीपतियों पे वो 1% पे आप वेल्थ टैक्स नहीं लगाएंगे, लेकिन उनको और अमीर बनेंगे। एक जो मजदूर है उसकी जो वार्षिक आय है वो 2% हर वर्ष के हिसाब से बढ़ रही है, और जो ये बिलियनर टाइप के लोग हैं इनकी 6 गुना हो जाती है 10 साल में इनकी आय। तो इतना कंट्रास्ट जो चल रहा है, इस अन्याय को मेरे को लगता है कि राहुल गांधी महसूस करते हैं और वो चेहरे पे उनके नजर आता है, वो आक्रोश, वो गुस्सा कई बार। जी आनंद जी। अनिल भाई साहब, एक चीज मुझे अनिल जैन साहब चलते चलते बता दीजिए, जितने मंदिर हैं गांव में, जितने मंदिर हैं, सबके आगे ढोल मजीरा तो छोटी जात वाले बजाते हैं, जिसको हम दलित और वंचित वर्ग कहते हैं। आप कहीं देख लीजिए, जो घर में जब आप अखंड रामायण करिए, अरे वो जो करते हैं, अरे सुंदरकांड या भजन करिए, सारे जो ढोलक और मजीरा और वो सब छोटी जात के, लेकिन मंदिर के अंदर घुसने नहीं देते हैं। वो प्रसाद तो पंडित जी करके अपना। मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि ये व्यवस्था हमने वहां पे भी बांट रखी है हिंदुओं, ये हिंदू का भला नहीं कर हिंदुओं को भी बांट रहे हैं। आज उल्टा रिवर्स कर देना कि सारे मंदिर में ऑर्डर निकालिए, आज आप इस देश का कानून बदलिए, कॉन्स्टिट्यूशन बदलिए कि सारे जो धर्म के वो स्थल होंगे उसमें लगाइए कि सब वो होंगे वंचित वर्ग से।
कहिए ये। हाँ मैं इसमें बिल्कुल ठीक। पूछूंगा कि ये वंचित को समझ में नहीं आ रहा कि हाँ उनके साथ क्या हो रहा है, बहुत संक्षेप में। आनंद जी, बहुत बनारस संक्षेप में में कहूंगा मैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में दलितों को प्रवेश दिलाने के लिए राजनारायण जी ने जब प्रयास किया था, कौन लोग विरोध कर रहे थे? कौन वो लोग थे? उनकी पहचान नहीं होनी चाहिए क्या? वो कौन लोग थे जो कर्पूरी ठाकुर गाली दे रहे थे? क्या उनकी पहचान नहीं होनी चाहिए? कर्पूरी को आप गाली भी देंगे और कर्पूरी के विरासत के उत्तराधिकारी ही बनेंगे आप? ये संभव है क्या? जी जी आनंद भाई। हाँ हाँ आनंद जी, देखिए ऐसा है कि जो बात आपने कही वो मुझसे ज्यादा या आपसे ज्यादा तो उमा भारती और कल्याण सिंह ने कही थी, जो राम मंदिर का झंडा लेकर के आगे चल रहे थे और कल्याण सिंह की सरकार चली गई क्योंकि वो उसको नहीं बचा पाए। और जब ये राम मंदिर का ट्रस्ट बना तो बकायदा इन दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि इसमें ओबीसी कहाँ है, इसमें दलित कहाँ है। तो वो सारे के सारे जो राम मंदिर के ट्रस्ट में थे वो तो एक ही जाति से आ रहे थे और आज भी हैं। तो एक चीज तो ये है। दूसरा, आप यदुवंशी श्री कृष्ण का मंदिर बनाएंगे लेकिन उसका पुजारी कोई यादव नहीं बन सकता। जो वहां पुजारी बनेंगे वो तो अपने अरुण जी के समाज से होंगे। लेकिन मैं एक बात और जोड़ना चाहता था आनंद जी, एक चीज और जोड़ना चाहता था। मेरे सामने एक कोटेशन आ गई बाय द वे, अल्बर्ट आइंस्टाइन की। तो आइंस्टाइन साहब कहते हैं कि एवरीबडी इज अ जीनियस, एवरीबडी इज अ जीनियस, बट इफ यू जज ए फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब ए ट्री, इट विल लिव इट्स होल लाइफ बिलीविंग दैट इट्स स्टूपिड। ठीक है, तो आपकी जजमेंट किस आधार पे हो रही है? और इसका एक मैं आपको आखिरी एक सेंटेंस में बात बताता हूं। अमेरिका की यूनिवर्सिटी का एक ये मैं आपको किस्सा बताता हूं कि वहां पे जो एग्जाम होता था, जो एंट्रेंस का एग्जाम होता था और फिर पास करने का होता था, उसमें निग्रोज की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आती थी। तो जो वहां के काले लोग कहते भी इनको शायद इतने इंटेलिजेंट नहीं होते व्हाइट के बराबर। लेकिन फिर वो एक एक्सपेरिमेंट किया कि जो पेपर सेटिंग थी, सिलेबस वही, सिलेबस नहीं बदला, लेकिन उन्होंने कहा भी पेपर जो सेटिंग करेंगे, जो क्वेश्चन रखेंगे वो निग्रोज होंगे सारे। और उसके बाद एक अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिला, वही सिलेबस लेकिन निग्रोज की परफॉर्मेंस जो है वो बिल्कुल अलग हो गई, बहुत बेहतर हो गई। तो आप किस समाज से आते हैं, किस संस्कृति से आते हैं, आप किसान हैं, आप पशुपालन करते हैं, आपको कई अलग चीजों का पता है। मैं इस घर में रहता हूँ, मेरे पिताजी अध्यापक थे, घर में पुस्तकें रहती थी, मेरा किसी अलग तरह का डेवलपमेंट हो गया। तो ये परिवेश में किस तरह के आपके मेरिट सब में है, लेकिन उसकी जजमेंट आप किस तरह से कर रहे हैं इसके ऊपर है। जी।